सारी चीज़ हम लोग बच्चों के हित के लिए सोच के ही सारा पॉलिसीज़ बनाया जाता है। रवींद्रनाथ टैगोर जी ने काफ़ी सारे बुक्स लिखे हैं। सारी क्लिप्स वायरल होती हैं इंग्लिश को लेके। मेजर रीज़न है जिसके वजह से हम उनको बहुत पसंद करते हैं। इंडिया और मेड इन इंडिया ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कुछ ही चीज़ हमें फ्री में मिलते हैं, तो तब उनका हम वैल्यू करना छोड़ देते वो हैं। सैलरी पाने के बाद भी वो टीचर का भी मन नहीं करता है कि वहाँ पढ़ाते भी नहीं है वो लोग सही जो से। टारगेट्स फुलफिल करने के वजह से जो प्रेशर एक एम्प्लॉय को लेना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए और शानदार पॉडकास्ट में। हम ये पॉडकास्ट कुछ मंथ्स के ब्रेक के बाद फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और ये पॉडकास्ट पूरा एजुकेशन से रिलेटेड रहेगा। तो मेरी कोशिश रहेगी जो भी स्टूडेंट्स हैं खास करके और जो टीचर्स भी हैं और जो पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, जी किसी की प्रिपरेशन भी अगर कर रहे हैं तो वो लोग भी इस पॉडकास्ट को जरूर देखें। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि हमारे साथ शुभम भट्ट जी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और मेरे हिसाब से मुझे लगता है शायद स्कूल प्रिंसिपल सर आप हैं, राइट? राइट। हाँ, स्कूल प्रिंसिपल है एंड ये आई थिंक पीएचडी भी इन्होंने कर रखी है इंग्लिश लिटरेचर में। सो बहुत ही बढ़िया क्वालिफिकेशंस हैं। तो मुझे एक्चुअली मैं बता देता हूँ कि मैंने इस पॉडकास्ट का टॉपिक एजुकेशन इसलिए रखा क्योंकि मैं काफी सारी वीडियोस इस टॉपिक पे बनाता रहता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी कंट्री के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है सिर्फ दो ही चीजें होती हैं। एक तो एजुकेशन होता है और दूसरी चीज रोड्स होती हैं। मुझे लगता है ये दो चीजें अगर बेटर हो जाएंगी किसी भी कंट्री में तो वो कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री जल्दी बन सकती है और ये चीज उसे डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए करना ही पड़ेगा। तो इस बिल्कुल। टॉपिक पे मेरा बहुत इंटरेस्ट रहता है हमेशा से ही, इसीलिए मैंने सर को इनवाइट किया क्योंकि मैंने देखा लिंक्डइन पे भी सर काफी एक्टिव रहते हैं। हम लोग की बात भी अक्सर होती रहती है। तो सर स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा आप इंट्रो अपने बारे में दे दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। इस अनसर्टेनिटी वाली दुनिया में जहाँ कोई भरोसा नहीं कि कल आपकी जॉब रहे या ना रहे, इसी बीच आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के बारे में जहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो बिल्कुल ट्रस्टेड है, इंडिया का नंबर 1 प्लेटफ़ॉर्म है। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अपस्टॉक को। अब स्टॉक पे आप अपने स्टॉक्स को मैनेज कर सकते हो, वहीं आप ट्रेड कर सकते हो। आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, लॉन्ग टर्म ट्रेड करना है या फ्यूचर्स के लिए करना है, किसी भी तरीके का ट्रेड करना है, आप वहाँ कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। कोई भी चार्ट आपको देखना है, कोई भी ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़ देखनी है, किसी भी कंपनी के बारे में क्या उसमें चल रहा है, क्या उसमें आने वाला है, वो सारी डिटेल्स आपको एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे, एक ही जगह पे आप स्टॉक पे मिल जाती हैं। और ये बहुत ही ट्रस्टेड और वेल नोन प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ आप यूज़ कर सकते हैं इसको और अपनी जर्नी को, अपनी लाइफ की जर्नी को अच्छा बना सकते हैं, सुनहरा बना सकते हैं और आने वाले समय में अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है इस पे इन्वेस्ट करने के लिए। आप इस पे इन्वेस्ट करिए, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। इसी ऐप से आपको बहुत से अच्छी ऐप कहीं भी नहीं मिलेगी। बहुत ईज़ी प्लेटफ़ॉर्म है। तो मैं चाहूँगा आप कमेंट में देखिए, डिस्क्रिप्शन में देखिए, मैंने अपना लिंक दे रखा है। आप उस लिंक पे जाइए, क्लिक करिए, लॉगिन करिए। फ्री में आप अपने जितने भी स्टॉक्स पे ट्रेडिंग करनी है, वो सारी ट्रेडिंग आप फ्री में कर सकते हैं। Actually, sir has already said that I am working as a school principal. So I am working in this sector for quite a long period of time. तो मुझे लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे बदलाव हमें लाना चाहिए और इसके साथ-साथ जो भी हमारे पॉलिसीज़ में चेंजेस आए हुए हैं और जो भी हम लोग आगे करने के लिए सोच रहे हैं और सारी चीज़ हम लोग बच्चों के हित के लिए सोच के ही सारा पॉलिसीज़ बनाया जाता है। तो इसी दौरान हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे और आई होप कि आप लोग को इससे कुछ ज़्यादा समझने के लिए मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजीज़ हम लोग यूज़ नहीं करेंगे और जितना हो सके अंडरस्टैंडेबल रखने का कोशिश करेंगे। ठीक है। सर आप बुक्स रीड करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई एक दो बुक्स आपकी फेवरेट रही हो जो भी आप अ, एक दो बुक्स जो मुझे लगा कि जो मेरे लिए फ़ेवरेट है कि मैं खुद लिटरेचर के साथ बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे लगता है कि अ, कुछ बुक्स
जो हमें मोटिवेशनल बुक्स है, हाँ, हुँ, जैसे कि रोबिन शर्मा जी है, उसके बाद हमारे साथ जिसका बुक्स मुझे सबसे पढ़ने में जिसका बुक्स अच्छा लगता है, जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने काफ़ी सारे बुक्स लिखे हैं। हुँ, तो वो उसमें हमें तब के समय में और आज के समय में दोनों में, अगर तब के समय में उन्होंने लिखे हैं बट अभी भी उसको हम पढ़ के रियल लाइफ में उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो मुझे लगता है कि टैगोर हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर है। हाँ? और हाल-फिलहाल में जिसका बुक्स हम काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं, वो है शशि थरूर जी। हुँ, तो उनके बुक्स में अ, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो भी चेंजेस है, जो भी वो सोच रहे हैं, उसके बारे में जो भी वो शेयर करते हैं, मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं और उनके मतलब विचार से हम सहमत रहते हैं बहुत सारे समय। शशि थरूर से याद आया कि उनकी काफ़ी सारी क्लिप्स वायरल होती हैं इंग्लिश को लेके। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। कभी-कभी उनकी जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, जो मतलब वर्ड्स होते हैं, आई थिंक नॉर्मली समझ में नहीं आता है लोगों को। मतलब वो बड़ा ही आउट ऑफ बॉक्स मतलब वर्ड्स यूज़ करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये एक बहुत मेजर रीज़न है जिसके वजह से हम उनको बहुत पसंद करते हैं। उनके एक मतलब बहुत सारे क्लिप्स और बहुत सारे स्पीचेस हैं, हाँ, जो हाँ। मुझे लगता है कि हमें सबको मतलब वो सुनना चाहिए और वो हम लोग अगर मतलब हमारे वे ऑफ कम्युनिकेशन में भी यूज़ कर पाएँ, तो वो हमारे कम्युनिकेशन स्किल को भी बहुत एनहांस कर सकते हैं। हुँ, करेक्ट। ओके, सो अगर हम मेड इन इंडिया की जैसे बात करें, जो हमारी मतलब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा प्रमोट करती है मेड इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं, या जो भी हुँ, इससे रिलेटेड रहते हैं, जो भी चीजें बनती हैं, हुँ। चाहे कोई स्टार्टअप वगैरह हो या जो भी चीजें हो। अ, क्या आपको मतलब लगता है कि हमें पूरा टोटली फोकस्ड कर लेना चाहिए, मतलब सिर्फ अपनी ही मतलब चीज़ों पे, सिर्फ मेक इन इंडिया पे? क्योंकि जैसे आप अदर कंट्रीज़ पे देखोगे, जैसे चाहे आप यूएस को आप लेते हैं, चाहे आप चाइना को ले लें, चाहे रशिया को ले लें, मतलब सभी लोग ट्राई तो यही करते हैं कि अपनी कंट्री में अपनी चीज़ बनाएँ और यूज़ करें। एंड बाकी जैसे आप टैक्सेस वगैरह की आप इस समय देख ही रहे होगे, यूएस में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। तो इससे हमें क्या लगता है, हमें बूस्ट अप मिलता भी है? और क्या हमें, आपको क्या मतलब विचार है इस चीज़ के लिए? Made in India actually strengthens our economy and it boosts the local employment. तो मुझे लगता है कि इसमें इंडिया में जब प्रोडक्शन बढ़ेंगे, हुँ, हुँ। इनोवेशन बढ़ेंगे और इसको मतलब ये जब बूस्ट अप होंगे तो हमारे इंडियन में एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट होंगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के साथ-साथ इकोनॉमिक कंडीशन लोगों का बहुत बेहतर होने को मतलब संभावना है। तो मुझे लगता है कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसको आगे लेके जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमें फॉरेन कुछ भी नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आप जो भाषा हम बोल रहे हैं इंग्लिश, ये भी हम किसी से लिए हुए हैं। तो ये भी हमने लिए हैं तो ये कोई दिक्कत नहीं है। बट मेड इन इंडिया को हमें प्रमोट ज़रूर करना चाहिए। इसमें स्कूल्स में ऐसे सिखाया जा सकता है कि स्कूल्स में बच्चों को जो मतलब उद्योग के लिए बच्चों को हम लोग सिखाएँ कि ना ही वो बस हम लोग स्कूल्स में क्या करते हैं कि हम लोग बस एम्प्लॉयी बनाते हैं, कि वो कल जाके उनको जॉब मिले और वो जॉब करें। लेकिन हमें उससे बाहर जाके उनको मतलब जो बिज़नेस कर पाए और लोगों को जॉब दे पाए, ऐसा एक माहौल स्कूल्स में क्रिएट करना चाहिए। हुँ। अ, एक मेरा बहुत मतलब मैंने इस चीज़ पे काफ़ी देखा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, उनकी जो एजुकेशन होती है, मतलब पहले जो होती थी एजुकेशन, वो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर होती थी, क्योंकि वहाँ एक रूल पनिशमेंट का भी था। एंड वहाँ आई थिंक फूड नहीं मिलता था, और जो फ्री रिसोर्सेज़ आज की टाइम पे दिए जाते हैं, वो नहीं दिए जाते थे। इसकी वजह से ज़्यादा अच्छी एजुकेशन होती थी, क्योंकि टीचर्स का कंट्रोल स्टूडेंट्स पे ज़्यादा रहता था। अब हम अगर आज के प्रेज़ेंट सिनेरियो में कंपेयर करें, तो हम देखते हैं कि टीचर्स को उतनी छूट नहीं दी ज गई है, और जो चिल्ड्रन्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको काफ़ी सारी चीज़ें फ्री दी गई हैं, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें फ्री दी गई हैं। आप उनको पनिश भी नहीं कर सकते हैं।
इसकी वजह से तो आपको मतलब इस चीज में क्या लगता है कि चीजें या एजुकेशन जो भी है सब कुछ फ्री कर देना चाहिए, तभी इस चीज को ज्यादा हम अच्छे से मतलब प्रमोट कर सकते हैं, या अच्छे से एजुकेशन हमारी बढ़ सकती है, या बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर की तरह होना चाहिए, कुछ भी फ्री नहीं हो लेकिन और टीचर्स का कंट्रोल ज्यादा रहे, इसलिए वहां से ज्यादा अच्छे एजुकेशन निकलेंगी। मुझे जो लगता है कि जब भी कुछ ही चीज हमें फ्री में मिलते हैं तो तब उनका हम वैल्यू करना छोड़ देते हैं। तो अगर हम मतलब एक मिनिमम कॉस्ट भी उसके मतलब बच्चों से अगर ले पाए तो वो एक इफेक्टिव वे है। बट जहाँ तक हमारे जो देश है ये एक डेवलपिंग नेशन है, तो यहाँ हमारे पास फंड्स के कमियां है, मतलब फंड्स नहीं है और पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से गवर्नमेंट ने जब ये मिड डे मील पॉलिसी चालू किए थे, ये सोच के कि जो बच्चा घर में उनको खाना नहीं मिल रहा है, वो बच्चा जब आएंगे स्कूल में, वो खाने के वजह से एटलीस्ट वो स्कूल में आए। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा जिसके वजह से मिड डे मील चालू किया गया। तो सारी चीजों में सब्सिडी के जगह हम अगर कोई एक बैलेंस्ड वे में ये कर पाए तो इसमें उसमें क्या होंगे कि हम क्वालिटी को भी मेंटेन कर पाएंगे और अकाउंटेबिलिटी भी रहेंगे। तो दोनों को बैलेंस करना चाहिए क्योंकि एजुकेशन हमारे एक फंडामेंटल राइट में आते हैं। तो इसके वजह से ये बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपका दूसरा सवाल ये था कि हम बच्चों में कंट्रोल रख पाए। तो बच्चों में कंट्रोल रखने की वजह से जैसे कि गवर्नमेंट ने ग्रेड 8 तक पास या फेल कुछ था ही नहीं, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी स्क्रैप कर दिए हैं और 5th और 8th में नो डिटेंशन पॉलिसी फिर से लागू किए हैं, जहां बच्चे को मतलब अगर वो पास नहीं करते हैं तो वहां रिटेन कर सकते हैं बच्चे। तो ये एक अच्छा दिशा है कि मुझे लगता है कि ये सही होने वाला है आगे से। और मुझे लगता है कि ज्यादातर जो जहां तक मैंने देखा, मतलब मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, तो मैंने जो देखे हैं यहाँ के स्कूल्स, मतलब बहुत मतलब हार्श वर्ड्स हैं, लेकिन स्कूल्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं बहुत बेकार हैं। मतलब वहाँ एजुकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं होता है। मतलब सिर्फ ये समझिए कि जो टीचर्स अच्छी खासी सैलरी पाते हैं, मतलब उनको मतलब प्राइवेट वाले उनको टच भी नहीं कर सकते कहीं भी, एंड इवन को कोई कोई उन्हें निकाल भी नहीं सकता गवर्नमेंट के, क्योंकि टीचर्स हैं। वो सैलरी पाने के बाद भी वो टीचर का भी मन नहीं करता है कि वहां पढ़ाते भी नहीं है वो लोग सही से। इसलिए और जो बच्चे होते हैं, क्योंकि वो फ्री हैं पूरी तरीके से, वो लोग भी आते हैं बढ़िया मस्त, आते हैं, खाना खाते हैं, कपड़े लेते हैं और चले जाते हैं। बस इतना ही काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका बात आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किए हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में, तो हमें जो लगते हैं, देखिए हम मतलब जो सोचते हैं कि मतलब गवर्नमेंट जॉब पाने से पहले लोग बहुत मेहनत करते हैं कि वो जॉब उन्हें मिल जाए। उसके बाद हमें ये होना चाहिए कि हम उतना ही मेहनत बच्चों के लिए करें, क्योंकि हमें सैलरी बच्चों को पढ़ाने के लिए मिलते हैं। तो हमें लगता है कि हम अगर उस बच्चों पे हार्ड वर्क करेंगे तो ये बहुत एक अच्छा चीज होने वाला है। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम खुद गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं लेकिन अपने बच्चों को प्राइवेट में भेज रहे हैं। इसको नहीं सोच के अगर हम ऐसा कर पाएंगे कि बच्चों के लिए, बच्चों के हित में हम पढ़ाई करवाए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा होने वाला है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसमें और भी ज़्यादा प्रोटोकॉल्स रख के स्कूल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। एट गवर्नमेंट लेवल भी, और मुझे लगता है शायद टीचर्स का भी यहाँ मतलब बहुत अच्छा खासा रोल होता है, क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ मैं और दूंगा। जैसे मैंने बताया, मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स विजिट कर किए हैं, एंड एक स्कूल मैंने एक ऐसा एग्जांपल भी गवर्नमेंट स्कूल्स में देखा जो कि मतलब बहुत ज़्यादा बेटर था, क्योंकि वहाँ के जो टीचर्स थे और वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वो सारे इतने ज़्यादा डिसिप्लिन थे। मीन्स मैंने देखा कि उनसे अगर जैसे खाना खाने को बोला जाता है जब लंच ब्रेक होता है, देन वो मतलब वो पूरी लाइन में एक क्यू बना के अपने आप बैठ जाते हैं वहां पास, अच्छा। राइट। और जो टीचर्स होते हैं वहां खड़े होंगे, और जो जो लोग खाना दे रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में,
वो लोग भी मतलब हाथ वगैरह मतलब धुल करके अच्छे से मतलब पूरा बाकायदा सब कुछ काम करते हैं। इस तरीके से वो लोग वर्क करते हैं, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। जॉब्स होती हैं जो 15 से 15 से 16 लाख मतलब बच्चे जो होते हैं वो ग्रेजुएट होते हैं हर साल। बट जो एक्चुअली में जो लोग मतलब जॉब्स पाते हैं वो 2 से 3 लाख ही होते हैं, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होता है। कुछ लोग कर लेते हैं, जबरदस्ती कर लेते हैं, कुछ लोग फैमिली प्रेशर होता है कर लेते हैं इस वजह से। तो ये मतलब गैप क्यों है और कितना क्यों है, मतलब जो ग्रेजुएट हो रहे हैं और जो जॉब पा रहे हैं एक्चुअली में, और एआई के आने की वजह से ये चीज का difference और ज्यादा बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि जो इसका मेन रीजन है ये स्किल मिसमैच है, क्योंकि जो स्किल्स हमें चाहिए तो हमारे सिस्टम ज़्यादा डिग्रीज में फोकस करते हैं, ना ही एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज एनहांस करने के लिए हमें जो करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं। जैसे कि लैक ऑफ इंटर्नशिप्स है, करियर काउंसलिंग सेशंस नहीं होते हैं, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग नहीं होते हैं। तो ये गैप इसके वजह से बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं, जिसके वजह से एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स उनको जॉब्स नहीं मिलते हैं। तो हमें ऐसा एक स्किल मिसमैच का जो प्रॉब्लम है, इसके वजह से स्कूल से ही हमें प्रॉपर करियर गाइडेंस काउंसलिंग करवाना चाहिए। और ये नहीं है कि बच्चे को बस डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बनने हैं, उनको बहुत सारे ज़्यादा फील्ड्स भी है, वो सारे फील्ड्स को भी एक्सप्लोर करने का बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि आपने एआई के बारे में कहा है, एआई को भी हमें बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप एआई के बारे में बता रहे थे, तो एआई को हमें इस तरीके से समझना पड़ेगा कि एआई को हमें सीखना पड़ेगा और वो हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम एआई को लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और अपने काम में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जैसे कि जब कंप्यूटर आए थे तब बहुत जॉब लॉस हुए थे, उसके वजह से हमारे काम बहुत आसान हुए थे। इस बार भी एआई के वजह से बहुत सारे जॉब लॉस हो रहे हैं, लेकिन हमें अगर सही तरीके से एआई हम सीख पाएंगे तो उससे बहुत सारा जॉब्स क्रिएट होंगे। जैसे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक ये बहुत इम्पोर्टेंट, आप बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए एक बहुत गेम चेंजिंग होने वाला है अगर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से सीख पाए। जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में भी 2030 के आसपास हमारे पूरा एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली बदल जाएंगे, जहाँ जो भी जॉब्स हमारे पास है, ये सारे जॉब 60% जॉब्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो हमें अगर हम ये इसके बारे में अगर हम ना सीख पाए, हम एआई को नहीं सीख पाएंगे, तो हम लोग पीछे जाते जाएंगे। तो इसके वजह से हमें चाहिए कि एआई को हम अच्छे तरीके से सीखें और उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाए। शायद इसीलिए मुझे लगता है जो सिलेबस है, मुझे लगता है स्कूल्स का तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो मेन जो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, तो मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है, तो मुझे आइडिया है कि जो भी वहाँ पढ़ाया जाता है वो खास करके जॉब से तो कोई कुछ रिलेशन उसमें होता ही नहीं है। क्यों पढ़ाया जाता है 4 साल तक, क्या पढ़ाया जाता है, मतलब टोटली वेस्ट ऑफ टाइम मुझे लगता है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं वो सिर्फ मुझे लगता है अमाउंट ऑफ पैसा वैसा लेके और आपको पढ़ा देती हैं, एंड दैट्स इनफ। हाँ, इसके वजह से हमें जो लगता है कि रेगुलर सिलेबस को ऑडिट किया जाना चाहिए, रेगुलर सिलेबस ऑडिट्स करना चाहिए, और कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री। जिस भी इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, हमें चाहिए कि वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को हम लाए, बच्चों को वहां से सीखने को मिले कि इंडस्ट्री का डिमांड क्या है, उस हिसाब से हम कोर्स को अलाइन करें। अगर उस हिसाब से हम कोर्स को अलाइन नहीं करेंगे तो बच्चे को मतलब वो समझ नहीं आएगा कि इंडस्ट्री का डिमांड है क्या। हम नहीं तो बस वही जो सिलेबस था उसको ही हम पढ़ेंगे, एग्जाम्स में लिखेंगे और मार्क्स लाएंगे, और उसके वजह से हमें कोई मतलब कल जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा वोकेशनल एक्सपोजर नहीं है, हमारे पास इंटर्नशिप्स नहीं है, हमने कुछ सीखे नहीं है। कि अगर हम वो नहीं सीखेंगे तो वो हम इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए सिलेबस को चेंज करना बहुत ही जरूरी है। +2 के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मीन्स क्लास 12 के जो उनको आई थिंक ज़्यादा गाइडेंस मिलती नहीं है, क्योंकि गार्जियंस को भी शायद इतना आइडिया होता नहीं है, एंड इसकी वजह से उन्हें मतलब
प्रॉपर्ली पता नहीं होता है कि एक्चुअली में आगे की जो क्या मतलब उन्हें ब्रांच लेनी चाहिए या किस फील्ड में जाना चाहिए। इसके लिए भी मुझे लगता है, क्योंकि इससे पहले एक पॉडकास्ट में मैंने बात की थी इसी सेम टॉपिक पे, तो उन्होंने बताया था कि काउंसलिंग 12th के बाद मतलब जरूर नहीं चाहिए, उन्हें बच्चों को बात करनी चाहिए, तो उन्हें एक्चुअली में पता चले कि एक्चुअली में कितनी ब्रांचेस कितनी फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि हमें सिर्फ 3 से बिल्कुल 4 चीजें ही सिर्फ बिल्कुल पता होती हैं, उन्हीं में लोग घूमते रहते हैं। बिल्कुल। जैसे कि हमारे स्कूल्स में हम्म, हम कैरियर काउंसलिंग सेशन करते हैं, जिसमें हम बस बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को भी बुलाते हैं। अगर हम पेरेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो पेरेंट्स को भी समझ आएगा कि कितने सारे कोर्सेज हो सकते हैं, कितने सारे अपॉर्चुनिटीज है। हाँ, एआई में भी कितने सारे चीजें हैं जो एआई में भी हम सीख सकते हैं, और जिसको हम लोग आगे जाके एक बहुत अच्छा करियर बन सकता है। तो आउटडेटेड काउंसलिंग सिस्टम्स को हमें मतलब छोड़ के एक प्रॉपर करियर गाइडेंस सेशंस करने चाहिए, जो मतलब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पेरेंट्स को भी समझा सकते हैं। और इसके बारे में हम लोग ग्रेड 8 से ही कर सकते हैं, मतलब प्लानिंग, कि बच्चों को जब वो 12th तक आए तब तक उनको समझ आ जाए कि क्या है इसके मतलब। इसको करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के साथ हम लोग जा सकते हैं। अगर हम लोग वो हम्म, प्रोसेस के साथ जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे यही पॉडकास्ट में, अगर हम लोग वो कर पाएंगे तो मतलब बच्चे को मतलब एक आइडिया होगा कि हमें करना क्या है लाइफ में। ओके। लेट्स से कि किसी स्टूडेंट को कोई जो कॉलेज वो अप्रोच करना चाहता था, वो एक स्पेसिफिक कॉलेज उसे नहीं मिलता है, तो क्या उसे किसी भी रैंडम कॉलेज में नहीं जाना चाहिए? अ, जैसे कि देखिए, अगर हमारे पास स्किल सेट है और हमारे पास जो हम करना चाह रहे हैं वो अगर हमने फिक्स कर लिए हैं कि मुझे ये करना है, हमारी ये गोल्स है और जो वैल्यूज हमें चाहिए, और वो कॉलेज अगर वो सारे स्किल सेट वो पर्टिकुलर स्टूडेंट को ऑफर कर रहे हैं, तो वो स्कूल में मतलब वो कॉलेज में वो बच्चे जरूर एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि अगर वो कोई गलत कॉलेज में एडमिशन ले लिए तो उसमें क्या होगा, एक मतलब पूरा लाइफ के वजह से वो डिरेल हो जाएंगे, वो उस दिशा करेक्ट। में चल नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमें बहुत सोच समझ के कोई भी कॉलेज या स्कूल चूज करना इंडियन एजुकेशन सिस्टम अभी भी मतलब इतने टाइम के बाद भी अभी भी इसमें चीजें चेंज नहीं हो रही हैं उस हिसाब से जिस हिसाब से होनी चाहिए। पॉलिटिक्स क्या इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अभी एजुकेशन आया ही नहीं है हमारे चाहिए। अ, जैसे कि हम इसको पॉलिटिकल वे में नहीं देख के हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि हम लोग कोई भी चेंज को अडॉप्ट करने के लिए मतलब रेडी नहीं है। जैसे कि एनईपी 2020 तो हमारे पॉलिसी में आ गए हैं, लेकिन उसको हम लोग अभी भी 100% इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि एनईपी 2020 एक ऐसा पॉलिसी है जो कि एक गेम चेंजिंग पॉलिसी है, वो पूरा एंटायर इकोसिस्टम को चेंज कर देंगे। और बच्चों के पास बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी आ जाएंगे, स्कूल्स के पास ऑटोनॉमी आ जाएंगे, कॉलेजेस के पास, यूनिवर्सिटी के पास। तो वो सारे चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की तरफ हम लोग दौड़ रहे हैं। तो उसमें पॉलिसी, इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग, माइंडसेट सारा कुछ बदलने वाला है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग चेंज को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। हम वो चेंज को लेके आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और मतलब अनट्रेन्ड वे में ही पढ़ाई करें। तो मुझे लगता है लैक ऑफ अनट्रेन्ड लाइक ट्रेन टीचर्स, हमें बहुत अच्छे ट्रेन टीचर्स चाहिए जो हम आगे ले जा मतलब आगे जाके बहुत फायदा हो सकता है। और एजुकेशन सिस्टम में जो भी टीचर्स बन रहे हैं उनके पास वो पैशन होना चाहिए कि मुझे क्यों टीचर बनना है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिला तो मैं टीचर बन रहा हूँ। तो वो आउट ऑफ पैशन और लव लोगों को टीचिंग में आना चाहिए। यहीं पास एक छोटा सा मुझे मैं जानना चाहता हूँ कि दिल्ली में शायद की साइड आई थिंक आप रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, तो वहाँ के जो स्कूल्स और कॉलेजेस जब से जो लास्ट गवर्नमेंट थी जो आपकी,
उसमें मतलब काफ़ी मतलब प्रोमोट किया जाता है इस चीज़ को कि इनके जो स्कूल्स हैं, एजुकेशन सिस्टम है, काफ़ी चेंजेस हुए हैं इवन इन इन गवर्नमेंट स्कूल्स में। क्या रियलिटी क्या है इसकी? वाक़ई में ऐसी चीज़ हुई है या सिर्फ़ प्रमोशन ही ज़्यादा होता है? देखिए, चेंजेस तो हुए हैं, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं कि बहुत सारे स्कूल इकोसिस्टम को चेंज करने की वजह से मतलब टीचर्स को मोटिवेट करना, स्टूडेंट्स एनरोलमेंट बढ़ना, सारी चीज़ें हुए हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि और भी बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए, ताकि वो सारे और भी बेटर आउटपुट्स और टीचर्स प्रोडक्टिविटी और भी ज़्यादा हो पाएँगे, तभी ये हो पाए। हाँ। पैंडेमिक में ऑनलाइन मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन ही ऑलमोस्ट ज़्यादातर हो गई जो बची-कुची भी चीज़ें थी। टीचर्स और स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या मतलब चेंजेस और आए इस ऑनलाइन के वर्ल्ड में आने की वजह से? क्योंकि मुझे लगता है क्लासेस भी एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टेस्ट वगैरह जो कि बहुत ऑनलाइन नहीं होते, ऑफलाइन में होते थे। अब मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन ही होने लगी हैं। देखिए, पैंडेमिक के बाद जो सामने आए वो है डिजिटल डिवाइड, क्योंकि लोगों के पास अ, अभी भी हमारे इंडिया में बहुत सारे जगह हैं जहाँ अ, इंटरनेट पहुंच नहीं पाए और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं। तो उसके वजह से बहुत सारे दरवाजे खुले तो हैं, लेकिन बहुत सारे दरवाजे बहुत जगह खुल नहीं पाए क्योंकि वहाँ इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी है नहीं। लेकिन ऑनलाइन की वजह से ब्लेंडेड लर्निंग बहुत कॉमन हो गए, क्योंकि ब्लेंडेड लर्निंग शुरू हुए हैं और इसके वजह से बहुत मेंटल इम्पैक्ट हुए हैं। जो भी बच्चे स्कूल्स नहीं गए हैं, जो हम लोग एक लर्निंग गैप कैलकुलेट कर रहे थे पैंडेमिक के बाद स्कूल्स में, हम लोग जो देख रहे हैं, जो पैंडेमिक के टाइम वो जो 2 साल बच्चे स्कूल्स नहीं आए, तो उसमें बहुत सारे बच्चों में बहुत सारे मेंटल इलनेस आए, जो भी मेंटल स्टेबिलिटी में क्वेश्चन मार्क आ गए, क्योंकि वो बच्चे उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो बच्चे स्कूल्स नहीं आ रहे थे। इसके वजह से सोशल, इमोशनल एंड मेंटल वेलबीइंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। तो हमें ऐसा करना है कि ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ हम लोग ब्लेंडेड लर्निंग को भी कर सकते हैं, लेकिन पैंडेमिक के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए मतलब मुझे लगता है कि ऑफलाइन स्कूलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और उसको मतलब कंटिन्यू करना चाहिए। अ, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपको ये नहीं लगता है कि हम बाकी अगर कंट्रीज से ही कंपेयर अगर कर लें, क्योंकि अभी रिसेंटली एक जो रिपोर्ट आई थी कि वी आर बिकमिंग फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर जापान को पीछे छोड़। बिल्कुल। मैंने इसकी काफ़ी सारी चीज़ें कंपेयर करके वीडियोस बनाए थे, बट मुझे ये लगता है कि हम टेक्नोलॉजी के मामले में प्राइवेट स्कूल्स तो फिर भी चलो कुछ पढ़ाते हैं, कुछ उन्हें पता होता है। गवर्नमेंट स्कूल्स आर मीन्स नोवेयर, मतलब कुछ उन्हें नहीं पता है। आप अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल अगर आपको दूं तो वहाँ स्कूल्स में आपको लैब्स होती ही नहीं है, मतलब जीरो लैब्स है वहाँ। उन्हें कुछ नहीं पता होता है क्या कंप्यूटर है। इवन अगर कहीं कंप्यूटर होते हैं तो आपको बच्चों को भेज दिया जाएगा, जाओ वहां पास थोड़ी सी एक लाइन लिख के वापस आ जाओ, हो गया कंप्यूटर लैब। मीन्स हम लोग, मतलब आपको लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा पीछे चलते चले जा रहे हैं? टेक्नोलॉजी के मामले में ये हम मानते हैं कि स्कूल्स में प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स में काफ़ी ज़्यादा गैप है। पर्टिकुलरली हमारे पास इंडिया में बहुत स्कूल्स हैं जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल कमियां बहुत है। इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल्स अभी भी कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेन टीचर्स नहीं है, एक्सपोजर नहीं है उनके पास। और हम्म। मुझे लगता है कि इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमें एक बहुत ही अच्छा पॉलिसी बनाना चाहिए और बजट एलोकेशन करना चाहिए एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होना चाहिए। और इसके वजह से स्कूल्स में लैब्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम अगर सीबीएसई स्कूल्स के बारे में बात करें, तो सीबीएसई स्कूल्स में लैब्स होना मैंडेटरी है। स्कूल्स में लैब्स होते ही हैं। आपको कंप्यूटर लैब होना चाहिए, वहाँ आपको साइंस लैब होना चाहिए। अगर वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स है तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का डिफरेंस लैब्स होना चाहिए। उसके बाद उसके साथ-साथ
हमें चाहिए कि मतलब वो लैब्स में बच्चे एक्टिविटीज़ करें। जैसे कि हम लोग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं, एनईपी बोल रहे हैं कि हमें टेक इंटीग्रेटेड स्किल्स बेस्ड लर्निंग होना चाहिए। तो ये राइट डायरेक्शन में जाने के लिए और आगे जॉब मार्केट जिस तरीके से बदल रहे हैं एआई के मामले में, तब इंडिया को अपने आप को चेंज करना चाहिए। एजुकेशन पॉलिसी में ये सारे चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं और स्कूल्स को इस हिसाब से अपग्रेड करना चाहिए। जैसे कि एडटेक इंटीग्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो हमें चाहिए कि लाइक स्कूल्स ऐसे प्लान करें कि बच्चों को टेक्नोलॉजी आना चाहिए। टेक्नोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है और हाँ, अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं। हमें बहुत अगर हम बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें, बी दैट चाइना, बी दैट जापान, तो हाँ, वो हमसे काफ़ी आगे हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। पेरेंट्स का रोल कितना मतलब इम्पोर्टेंट होता है इन किसी भी स्टूडेंट या किसी भी मतलब चाइल्ड के एजुकेशन पूरे सिस्टम में? देखिए हम एक अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो ट्रायंगल ऐसे होंगे: पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स। ये तीनों से एक ट्रायंगल बनते हैं। तो ये ट्रायंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है पेरेंट्स, और पेरेंट्स को एक पार्टनर के तरीके से बच्चों के साथ डील करना चाहिए, ना ही वो एक प्रेशर एजेंट बन जाए और ऐसे कंपेयर करने लगे कि शर्मा जी के बेटे को मिला है 99 तो तुम्हें भी लाना है 99। तो इस दौरान हमें उस हिसाब से अगर हम प्रेशर को मतलब वो बच्चे को एक प्रेशर कुकर के अंदर डाल दे और उस हिसाब से उनको कंट्रोल करें, तो बच्चा कभी हाँ। अपना पोटेंशियल नहीं निकाल पाएगा और उससे मतलब कभी बेस्ट नहीं दे पाएंगे वो बच्चे। तो पेरेंट्स को ना ही वो मतलब प्रेशर एजेंट बन के, अगर वो बच्चे का सोच के ऐसा डिसीजन ले कि जो बच्चे को पैशन है उस दिशा में बच्चे को फोर्स करे। लाइक अगर सचिन तेंदुलकर को अभी बोलते कि आप इंजीनियरिंग कर लो, तो वैसे ही बन जाते कि वो आज सचिन नहीं बन पाते। तो इन द सेम वे हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि बच्चों को चाहिए क्या, वो करना क्या चाह रहे हैं। उस हिसाब से हमें पेरेंट्स के मतलब अगर हम पेरेंट के जगह पे अपने आप को रख के उनको उस हिसाब से चला पाएंगे, सपोर्ट करें ना ही कंट्रोल करें, और ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए। और अगर हम लोग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो हमें एक बहुत अच्छा आउटपुट मिल सकता है। जो भी स्टूडेंट्स मान लीजिए अभी या इससे आने वाले टाइम में एंटर करने वाले हैं अपने फ्यूचर में, जो भी प्रिपरेशन मान लीजिए कर रहे हैं करेंगे, उनके लिए कुछ एडवाइसेस क्या उन्हें चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, किस तरीके से चीज़ें आगे लेकर चलनी चाहिए? मुझे लगता है कि हम बस डिग्रीज के पीछे ना भागे, हम स्किल्स में काम करें, हम स्किल सेट को इम्प्रूव करें। और लाइक एक रिज्यूम बनाने के लिए बस हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग बस एक सीवी बना रहे हैं। हमें अडेप्टेबल होना चाहिए, हमें मतलब कंटिन्यूअस लर्निंग में रहना चाहिए और इमोशनल इंटेलिजेंस को वैल्यू देना चाहिए, ना ही हमारे पास बस टेक्निकल नॉलेज है। तो ये सारी चीज़ों को लेके अगर हम लोग चल पाएंगे तो करंट जॉब मार्केट में हम लोग सरवाइव कर पाएंगे एंड लाइक एक अच्छा वर्क फोर्स का पार्ट हो पाएंगे, हिस्सा हो पाएंगे। तो स्किल सेट बहुत ज़रूरी है, वोकेशनल एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है, एआई को जानना बहुत ज़रूरी है। ना ही हम लोग बस डिग्रीज करें, बस हमें ये भी करना चाहिए, इसमें भी काम करना चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स कितना इम्पोर्टेंट है? सॉफ्ट स्किल्स कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए या कोई भी जो जॉब करने चाह रहा है? जैसे मान लीजिए कम्युनिकेशंस है, लीडरशिप है, इस तरीके की जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं वो कितना रोल प्ले करती हैं? मुझे लगता है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप एक कैंडिडेट को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? दोनों कैंडिडेट के पास टेक्निकल नॉलेज है, बट अगर हमें डिफरेंशिएट करना है कि मतलब दोनों कैंडिडेट में किसे हम कौन सी जॉब्स ज़्यादा और हमें अप्रोच करनी चाहिए एज अ इस कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को, कि जिससे कि वो चीज़ स्टूडेंट्स को सिखा सकें और स्टूडेंट भी उस चीज़ को आगे जॉब में ले जा सकें? जैसे कि ट्रेंडिंग जो भी जॉब्स है, मुझे लगता है हम लोग टेक्नोलॉजी के मामले में, एआई में, डेटा साइंस में, साइबर सिक्योरिटी, ग्रीन एनर्जी, हेल्थ केयर, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग,
ये सारी चीज में जब भी जितने भी अच्छे ट्रेंड्स आ रहे हैं तो हमें ये सारी चीजों में ज्यादा फोकस करना चाहिए। तब मुझे लगता है कि हम लोग मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे और ये सारे जॉब ट्रेंड के साथ एक अच्छा स्किल सेट के साथ हम लोग आगे जा पाएंगे। ओके, लास्ट सर क्वेश्चन है मेरा कि जो भी अभी तक की जो बिगेस्ट चैलेंज मतलब हमारे इंडिया में क्या चीजें हैं, कुछ बताइए आप, जो एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं हम लोग इस टाइम पे। तो मुझे लगता है कि इंडिया में जो भी जॉब सीकर्स है जिनको मतलब जो चैलेंजेस ज्यादा फेस हो रहे हैं, एक लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, जो इसके वजह से मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। वो बस हम रोट लर्निंग करवा रहे हैं, बच्चे बस पढ़ रहे हैं और जाके एग्जाम में बस वही लिख रहे हैं। देयर इज नो प्रैक्टिकल लर्निंग। और क्या है कि मतलब हाई कंपटीशन है, लो क्लैरिटी है। कंपटीशन इतना हाई है कि मतलब बहुत कम सीट्स के लिए बहुत सारे बहुत ज्यादा बच्चा मतलब compete कर रहे हैं और उनके पास क्लैरिटी नहीं है माइंड में मुझे करना क्या है, वो बस भीड़ में दौड़ रहे हैं, ऐसा है। वो एंड इनएडिक्वेट सॉफ्ट स्किल्स, उनके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, वो बस पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन सॉफ्ट स्किल्स डेवलप नहीं कर रहे हैं अपने आप। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं बच्चों को क्योंकि वो स्ट्रेस्ड हो, क्योंकि उनको पता नहीं है कि मुझे करना क्या है। पेरेंट्स चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा को डॉक्टर होना ही है, इंजीनियर होना ही है, तो वो वैसे ही कर रहे हैं। एंड बच्चों को भी ये हो रहा है कि वो अनरियलिस्टिक जॉब एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। वो अनरियलिस्टिक जॉब एक्सपेक्टेशंस के वजह से वो उसी दौरान उसके पीछे ही भाग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें और चैलेंजेस अगर हम लोग ओवरकम कर पाएंगे तो स्कूल्स के टीचर्स, स्कूल्स के लीडर्स हो या घर में पेरेंट्स हो, ये सब कोई अगर ये अलाइन होके सोच के इस पे काम कर पाएंगे तो हमें एक बहुत अच्छा फ्यूचर मिल पाएंगे और बच्चे इसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे, मुझे लगता है। शायद इसी की वजह से मुझे लग रहा है कि जो इस समय जो सुसाइड के जो केसेस हैं, जॉब्स जो लोग कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब्स खास करके, इसीलिए केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि जॉब का एक्चुअली में टारगेट्स का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा है। इसके बाद आपके फैमिली के ऊपर वो अलग से प्रेशर, जॉब लूज हो जाएगी उसका अलग से प्रेशर। तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है ये बहुत सारी चीजें कंबाइन होके सोसाइटी में जो जो सुसाइड्स लोग ज्यादा इस समय कर रहे हैं, वो ये भी एक रीजन मुझे लग रहा है बढ़ता चला जा रहा है। ये एक सर बहुत इम्पोर्टेंट एंड मेजर रीजन है कि बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। मेनली ये सेक्टर में बहुत ज्यादा है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ना ही ये वर्किंग प्रोफेशनल्स है, ये स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। अगर आप कोटा का हिस्ट्री खोल के देखेंगे तो कोटा एक सुसाइड फैक्ट्री बन चुका है, जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं जो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके वजह से वो मतलब आउटपुट नहीं ला पा रहे हैं, उसके वजह से वो मेंटली प्रेशर्ड हो जा रहे हैं, मतलब प्रेशराइज्ड है और उनको पता नहीं है कि मुझे क्या करना है। वो अपने मन से नहीं जा रहे हैं, शायद पेरेंटल प्रेशर के वजह से जा रहे हैं। तो हमें ये डिसाइड करना है कि बच्चों को क्या चाहिए, उनका पैशन को उनको फॉलो कर देना चाहिए। क्योंकि अगर वो पैशन फॉलो नहीं कर पाएंगे तो वो मतलब वो जितना भी अच्छे कर ले वो उसमें सक्सीड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम लोग वो अगर थ्री इडियट्स का मूवी का एग्जाम्पल भी ले ले, अगर फरहान ने उन्होंने क्या कहा कि अगर हम शायद थोड़ा कम पैसा कमा लेंगे लेकिन आई विल बी हैप्पी डूइंग दिस। तो ये चाहिए कि उनको हैप्पी होना चाहिए। और जैसे कि मतलब ये जो टारगेट्स है, जो टारगेट्स फुलफिल करने के वजह से जो प्रेशर एक एम्प्लॉय को लेना पड़ रहा है, ये कभी कभी होता है कि जो बियॉन्ड लिमिट, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस टारगेट सेट होते हैं, तो तब जाके ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके ही हमें चलना पड़ेगा। एंड लाइक इस तरीके से ही आप और हम सक्सेस कर पाए। एक छोटा वन वर्ड क्वेश्चन रैपिड फायर टाइप में, हम्म। बिजनेस और जॉब। मेरे लिए जॉब। ओके, फैमिली और मनी। फैमिली। ओके, मनी और हेल्थ। हेल्थ। ओके, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। स्मार्ट। कार और बाइक। कार। ओके, इंडियन फूड, चाइनीज फूड। इंडियन फूड।
ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मुझे बहुत अच्छा लगा शुभम से बात करके। काफ़ी हर्डल्स आए बीच में, बट ठीक है, हम लोग उस चीज़ को ओवरकम कर लेंगे, तो उतना बड़ा इश्यू नहीं है। तो मुझे लगता है ऑडियंस को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। होपफुली अगर कुछ नया टॉपिक हम लोग को मिलता है, कुछ लगेगा कि कुछ सोसाइटी के लिए कुछ अच्छी चीज़ें और हम लोग ला सकते हैं, तो वो चीज़ भी हम लोग ट्राई करेंगे अपने ऑडियंस के लिए लाने के लिए। एंड शुभम को भी लिंक्डइन पे आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, मैं लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उन्हें फॉलो करिए। क्योंकि मुझे लगता है किसी भी एजुकेशन से जो भी बंदा अलाइंड है उसको आप समझिए, उससे आप सीखने को बहुत कुछ मिलता है आपको डेली लाइफ में। क्योंकि किसी ने कहा था कि आप मतलब कुछ भी कितना भी आप सीख लीजिए, बट आपको सब कुछ अपने आप नहीं सीख सकते हैं। चाहे आप कितने भी वीडियोस देख लीजिए, कितने भी आप बुक्स पढ़ लीजिए, लेकिन आपको दूसरों से ज्यादा सीखने को मिलता है, क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा होता है। वो आपको बुक्स से भी नहीं मिल सकता है। तो ये सारी चीजें थी, तो मुझे लगता है आप सभी को अच्छा लगा होगा ये पॉडकास्ट भी। नए पॉडकास्ट के लिए हम आप लोग वेट करिए, हम लोग और अच्छे टॉपिक्स पे बात करेंगे। कोई आखिरी आखिरी नोट सर अगर आप शेयर करना चाहें। स्टूडेंट्स के लिए मुझे यही कहना है कि आप अपने पैशन को फॉलो करें, अपने स्किल सेट को फॉलो करें, बल्कि वो अपने स्किल्स को, अपने जो भी स्किल सेट हैं उनको इम्प्रूव करें। और हमें देखना चाहिए कि मतलब मार्केट में क्या ट्रेंडिंग जॉब्स है, उस हिसाब से हम कोर्सेज करें। और ना ही हमें बस डिग्रीज लेने हैं, हमें वो काम सीखने हैं, हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो और अपने सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करें। ये सारी चीजें अगर हम लोग कर लेंगे तो हमने मतलब मार्केट में कभी जॉब मिलने में कभी दिक्कत नहीं होगा। एंड वी विल गिव आवर बेस्ट, और हमें आगे भी बहुत अच्छा होगा, मुझे लगता है। तो ये सारे स्किल सेट पे अगर हम लोग काम करेंगे तो मतलब स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है सर, थैंक यू सर अगेन हमारी पॉडकास्ट पे आने के लिए। उम्मीद है सभी को ये अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नए पॉडकास्ट में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग कर लीजिए और सर को भी फॉलो करें सभी लोग। थैंक यू सो मच। ठीक, थैंक यू।